अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर के टॉपिक्स आपके सामने मेंशन हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वेव के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना है और हम लोग सुनामी के बारे में भी सीखेंगे, व्हाट इज़ सुनामी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट बेसिकली हम लोगों का होगा वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है व्हाट इज़ वेव साइकिल, कि वेव साइकिल क्या होता है। वेव साइकिल, तो वेव साइकिल को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज वेव साइकिल। एक वेव का कंप्लीट राउंड ट्रिप जिसके अंदर इन विच इट ट्रेवल्स थ्रू क्रस्ट एंड वन ट्रफ, मतलब क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों फॉर्म करनी चाहिए, तब जाके हमारा एक कंप्लीट वेव साइकिल होगा। वेव साइकिल किस तरह होगा कि सपोज करें एक वेव है, वो इस तरह जनरेट हुई, पहले क्रस्ट बना, ट्रफ बना, और वेव जहां से स्टार्ट हुई थी उसी जगह पर जब वापस आ जाएगी तो इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम लोग एक वेव साइकिल बोलेंगे। तो वेव साइकिल इज डिफाइंड एज वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव इन विच इट ट्रेवल्स वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे भी मिनिमम पोजीशन पे भी जब ट्रेवल कर जाएगा तो ऐसे को हम लोग एक कंप्लीट वेव साइकिल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो मैं तो बच्चों को कहता हूं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला याद कर लें, n डिवाइडेड बाई टी। क्या मतलब है? n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वेव्स, t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ यूनिट टाइम। एक टाइम के अंदर कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं, कितनी वेव्स ट्रेवल हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। जिस तरह आप इमेजिन कर लें कि एक वेव ऐसे बन रही है और एक वेव ऐसे बन रही है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऑब्वियसली सेकंड वाली की। वाई? बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स कम है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हमारे पास होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल कर लें या वाइब्रेशन कर लें। मतलब एक वेव को अपनी एक साइकिल, साइकिल तो हमने पढ़ लिया ना, मतलब कंप्लीट राउंड ट्रिप को बोलते हैं। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना उसको वेव को टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मतलब एक वेव है, उसको पूरा कंप्लीट होने में कितना टोटल टाइम लगा हुआ है, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। और टाइम पीरियड का यूनिट ऑब्वियसली क्या होगा? उसका यूनिट सेकंड्स ही है। नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं। फोर्थ है हमारे पास वेव स्पीड। तो स्पीड क्या है? तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज वेव स्पीड। वेव स्पीड को इस तरह v से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इसका ये है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है वेव स्पीड। ठीक है, अब इसका छोटा सा एक रिलेशन अक्सर आ जाता होता है कि सवाल इस तरह आएगा कि प्रूव करें v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसको प्रूव करने को आ जाए, तो अगर ये आपके पास प्रूव करने को आ जाए ना, तो किस तरह इसको प्रूव करेंगे? प्रूव हम इस तरह करेंगे। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? क्या होता है जी? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, आप लोगों को मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, कि वेव्स के अंदर जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस वेव्स के अंदर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा, वो आप अलग से लिख भी सकते हैं थ्योरी के अंदर। स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग t से डिनोट करेंगे। टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा ना, तो हम लोग इस तरह टाइम को इस तरह लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू v। और हमें पता है कि इनवर्स ऑफ टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो उसकी जगह आपने फ्रीक्वेंसी कर देना है। वाई? बिकॉज हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाय t जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन हमने देखा हुआ है, ये ले प्रूफ हो गया ना। v इज इक्वल टू, तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये ले हमारे पास रिलेशन प्रूव हो गया। इतनी सी बात थी।
तो ये हमारे पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स थे। रिपीट कर लेते हैं। वेव साइकिल में क्या था कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव, कि मतलब एक वेव को कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, सॉरी मतलब वेव साइकिल क्या था कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर क्या है कि वेव क्रस्ट को भी कंप्लीट करे, ट्रफ को भी कंप्लीट करे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, उसको हम लोग वेव साइकिल बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ यूनिट टाइम, कितनी वेव्स बन रही हैं टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है कि एक वेव को साइकिल कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है, दैट इज टाइम पीरियड। और फिर वेव स्पीड क्या है? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ यूनिट टाइम। अक्सर इसके अंदर ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आता है। अगर आ गया सिंपल सा रिलेशन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है स्पीड इनटू टाइम, वेव्स के अंदर डिस्टेंस लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है, स्पीड को v से डिनोट करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाय t हमें पता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये रिलेशन प्रूव हो गया और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या पता एसएलओ बेस के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाए आपको। तो ये थे वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सुनामी को। व्हाट इज सुनामी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुनामी। तो सुनामी बेसिकली क्या है कि जब ओशंस के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना, किस तरह की डिस्टर्बेंस अभी मैं आपको बताता हूं। जैसा वेव्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को डिस्टर्बेंस करनी पड़ती है ना, कि एक पाउंड ऑफ वाटर ले लें, उसके अंदर जब पत्थर फेंकते हैं वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह अगर समुद्रों के अंदर अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करें ना, तो उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन बड़ी लहरों का नाम है सुनामी। बेसिकली वेव ही है, लेकिन वेव का साइज बहुत बड़ा होता है, तो साइज बड़े को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो ड्यू टू disturbance in oceans, large waves are produced, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? These are known as सुनामी। उसको हम लोग सुनामी बोलेंगे। ठीक है, वेव्स के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से बड़ी वेव्स का बन जाना, उनको हम लोग बोलते हैं सुनामी। अच्छा, नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है कि सुनामी को जनरेट किस तरह करना है। अब सुनामीज जो है ना, वो हमें पता है डिस्टर्बेंस की वजह से। अब डिस्टर्बेंस मल्टीपल तरह की हो सकती है। सबसे पहला अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के अंदर क्या होगा कि जमीन ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करेगी, साइज्मिक एस वेव्स और साइज्मिक पी वेव्स, आगे पीछे ऊपर नीचे वेव्स वाइब्रेट करेंगी अर्थ की। जब अर्थ इस तरह वाइब्रेट करेगी ना, तो ये ओशंस के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से सुनामी जनरेट कर सकती है। ज्यादातर वेव सुनामीज जो है वो अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। दूसरा रीजन हो सकता है वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस के अंदर क्या होता है कि जो मैग्मा वाला पार्ट है अर्थ का, वो एकदम से फट के बाहर निकलता है। तो जब पहाड़ से मैग्मा फट के बाहर निकलता है ना, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कॉज होता है। अब एक्सप्लोजन की वजह से वेव्स को ना धक्का मिलता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और हमें बहुत ज्यादा बड़ी सुनामी देखने को मिलती है। तो ये दूसरी रीजन हो सकती है वोल्केनिक इरप्शन। ज्यादातर वैसे अर्थक्वेक की वजह से होती है। अर्थक्वेक जब आता है ना, तो उसके कुछ देर बाद बहुत बड़ी बड़ी लहरें फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। कितनी बड़ी लहरें वो भी हम लोग देखेंगे। सेकंड रीजन हो सकती है वोल्केनिक इरप्शंस। और भी रीजन हो सकती हैं, अगर लार्ज लैंडस्लाइड हो ओशंस के अंदर, तब भी ये हो सकती है, सुनामी आ सकती है। मतलब आप इस तरह इमेजिन करें कि एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा सा और वो ओशन के अंदर है। ग्लेशियर का बहुत बड़ा पार्ट जो एकदम से धुड़ुक करके नीचे गिरता है अगर ओशन के अंदर, तो क्या होगा? बहुत बड़ी वेव ऐसे जनरेट करने लग जाएगी, उसको भी सुनामी बोलेंगे। और ये वैसे इतनी कोई बड़ी रीजन नहीं, लेकिन अगर एक मीटियोर स्ट्राइक से भी हमारे पास सुनामी जनरेट हो सकती है। कि अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर से कोई पार्टिकल आया स्पेस से और बहुत बड़ा पार्टिकल था, वो आगे समंदर में लगा, तो वो बहुत बड़ी उसके वजह से वोल्केनिक सुनामी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये दीज आर द मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से हमारे पास सुनामीज जनरेट कर सकती है। और लास्ट में हम लोग उसके सुनामी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो सुनामीज के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले इनकी हाइट जो है ना, वो बहुत ज्यादा हाइट होती है इनकी। मतलब 1000 फुट से लेकर सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्डिंग जो सुनामी है ना, वो 1600 किलोमीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। ठीक है, इनकी स्पीड 500 से लेकर 800 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये था हाइट इसकी, मतलब 1000 से 1700 किलोमीटर तक इनकी हाइट होगी, मतलब इतनी लंबी लंबी होगी। और 500 से 800 किलोमीटर इनकी स्पीड होगी।
मतलब इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा हाइट भी है, इतनी ज्यादा स्पीड भी है, तो ये जब आती है ना सुनामीज, तो जितने भी सरफेस के ऊपर बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, दरख्त होते हैं, लोग होते हैं, तो उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं सुनामीज। सुनामी से बचने के भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करें कि लहरें जहां पे जनरेट हो रही है ना, उस बे एरिया पे आप बड़े बड़े दरख्तों को लगा दें, तो दरख्त जो है ना वो वेव्स को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। या लोग किस तरह क्या करते हैं कि पत्थरों की ना एक दीवार टाइप से बनाना स्टार्ट, मतलब छोटे छोटे पत्थर आगे रखे होंगे, एक स्टेप बड़ा करके बड़े पत्थर रखे होंगे, एक स्टेप बड़ा करके, मतलब इस तरह करके ना स्टेप्स में पत्थरों को रखा जाता है। तो यहाँ पे पत्थर, यहाँ पे पत्थर, जब वेव्स ऐसे आ रही होती है ना, तो वेव्स के अंदर मतलब तोड़ाव आना स्टार्ट हो जाता है, वेव्स की इंटेंसिटी बेसिकली कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो सुनामी फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती। लेकिन वो आपका टॉपिक का हिस्सा नहीं है, आपको सिर्फ पता हो चाहिए व्हाट इज सुनामी। बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ओशन के अंदर, बड़ी वेव्स बनती है, दैट इज सुनामी। जनरेट कैसे होती हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा।